माय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए बीपीएससी 113, जिसका टाइटल है आधुनिक राजनीतिक दर्शन। स्टूडेंट्स, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो 5 पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लिया गया है। 5 इयर्स पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लिया गया है, जिसमें से जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन सभी को इसमें लिया गया है। और ये जून एग्जाम 2026, दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डाउट्स को आप इंस्टा मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर समझने से पहले मैं आपको इसका पैटर्न बता देना चाहता हूँ, किस तरह से पैटर्न है, क्या किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए पैटर्न देखते हैं। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है दिसंबर 2025, कुछ महीना पहले जो आपका एग्जाम हुआ है। जो स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम दिसंबर में जो होता है, और जो जुलाई सेशन में लेते हैं उनका एग्जाम जून में होता है। तो ये है कि जो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट से दिसंबर 2025 में एडमिशन हुआ था, ये एग्जाम हुआ था 2025 में दिसंबर। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए बीपीएससी 113 आधुनिक राजनीतिक दर्शन। ये जो आपका एग्जाम होता है स्टूडेंट, 3 घंटे का एग्जाम होता है, और इसमें आपको 100 मार्क्स मिलते हैं टोटल। और इस प्रश्न पत्र में 2 भाग है, और इनमें प्रत्येक में से कम 2 क्वेश्चन बनाने हैं, और इस तरह से चुनते हुए 5 प्रश्न का जवाब देना है दोनों का भाग से। और एक क्वेश्चन का जवाब 400 वर्ड, मतलब 4 पेज या फिर 5 पेज में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, देखो भाग क में जैसे आपने देखा क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद पर जे.एस. मिल के विचारों पर परीक्षण दीजिए कीजिए। तो इसमें आपको कितने मार्क्स मिले? 20 मार्क्स मिले। ठीक, तो इस तरह से आपको जो दिए गए हैं 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स, तो मतलब ऑल क्वेश्चन जो है यहाँ पे 20 मार्क्स का है। और लास्ट में आपको क्या दिया गया है? टिप्पणी भी दिया है 8 नंबर तक। ठीक, तो 8 नंबर तक टिप्पणी दिया है। टिप्पणी वाला जब भी कोई सवाल बनाएंगे ना, तो 2 क्वेश्चन है ना आपको, यानी कि 10-10 20 नंबर है ना, तो यहाँ पे कोई भी 2, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन तो है ही। वैसे आप जब भी टिप्पणी बनाएंगे इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लेना है आपको। तो मतलब 8 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, मार्क्स कितने हैं, ये सब देखा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपका स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए, आप चाहते हैं इसका पीडीएफ परचेज करना, ये नोट्स का आप व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो में आए हैं, कंप्लीट वीडियो वॉच करना, ध्यान से समझना है, और लास्ट में आपको व्हाट्सएप से पीडीएफ परचेज करके उसको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले भी आप, या फिर क्या 1 घंटा 2 घंटा पहले भी अगर ये परचेज कर लेते हैं ना, फिर भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रबोधन, तार्किकता और आधुनिकता के बीच संबंधों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो समझिए, प्रबोधन प्रबोधन क्या है? 17वीं से 18वीं शताब्दी का एक बौद्धिक आंदोलन था। ठीक है, क्या था भाई? ये बौद्धिक आंदोलन था। इसमें जिसने अंधविश्वास, परंपरागत सत्ता और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी थी। ठीक है, तो आपने समझ गया कि ये प्रबोधन क्या है। एक बौद्धिक आंदोलन है जिसने अंधविश्वास, परंपरागत सत्ता और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी थी। इस आंदोलन का मुख्य आधार तार्किकता, रेशनैलिटी तथा, अर्थात मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से सत्य को समझ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन्होंने क्या किया था? प्रबोधन किया था, जो आंदोलन के रूप में। और तार्किकता ने यह स्थापित किया कि समाज, राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में निर्णय तक प्रमाण और अनुभव के आधार पर होने चाहिए, न केवल परंपरा या फिर आस्था पर। इसी सोच ने विज्ञान, लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे आधुनिक मूल्यों को क्या किया? जन्म दिया। इन दोनों के परिणाम स्वरूप आधुनिकता का क्या हुआ? विकास हुआ। आधुनिकता का अर्थ है नवीन सोच। आधुनिकता क्या भाई? ये आधुनिकता जो सुन रहे क्या है, इसका मतलब कि नवीन सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्तिवाद, समानता और प्रगति में विश्वास, ये क्या है? आधुनिकता है। ठीक, प्रबोधन ने जहां विचारों को मुक्त किया, वहीं तार्किकता ने उन्हें वैज्ञानिक आधार दिया, जिससे आधुनिक समाज की नींव पड़ी। तो आपने क्या समझा कि प्रबोधन, तार्किकता और आधुनिकता परस्पर जुड़े हुए हैं। तीनों क्या है? जुड़े हुए हैं, आधुनिकता और तार्किकता और आधुनिकता।
प्रबोधन ने चेतना जगाई, तार्किकता ने क्या किया, दिशा दिया, और आधुनिकता ने व्यवहार में रूपांतरित किया। तो ये कंप्लीट यहाँ होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, देखिए, मनुष्य जो है कि वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टिप्पणी कीजिए, है ना। मतलब मनुष्य जो है कि स्वतंत्र रूप से आजाद होकर जन्म लिया, है ना, स्वतंत्र पैदा हुआ, ठीक है, अकेला पैदा हुआ, ठीक है, और फिर एक स्वतंत्र महसूस होकर फिर पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि ये आखिर मनुष्य अकेला आया है, स्वतंत्र है, तो हर जगह जंजीरों से जकड़ा क्यों है? स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्र क्यों नहीं है? तो ये समझिए। यह कथन प्रसिद्ध जो है कि दार्शनिक जाक रूसो, ठीक है, तो ये जो कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से में जकड़ा हुआ। तो ये जो आपका कथन है, ये किसने लिया था? ज्या जाक रूसो का, है ना। ये किसने लिया था? ज्या जाक रूसो, जो उनकी कृति सामाजिक अनुबंध में मिलता है। इस कथन का अर्थ क्या है? मनुष्य जन्म से स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होता है ना, परंतु समाज में प्रवेश होते ही करते ही वह विभिन्न बंधनों और नियमों से घिर जाता है कि नहीं? मतलब कि जन्म लेने के जैसे ही वो बड़ा होता है, तो वो समाज में घिर जाता है, समाज के विभिन्न बंधनों और नियमों में, ठीक है, अलग अलग रूल्स में वो घिर जाता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, समान और स्वायत्त होता है। मतलब प्रकृति तरीके से तो मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन सभ्यता के अकॉर्डिंग, सामाजिक व्यवस्था के विकास के साथ, और कानून, परंपराएं और सामाजिक असमानताएं, सत्ता संरचनाएं उस पर क्या कर लेती है? नियंत्रण कर लेती है। सही बात है। यही क्या है? जंजीरें हैं, जो उसकी स्वतंत्रता क्या करती है? लिमिटेशन लगा देती है स्वतंत्रता पर। यानी रूसो रूसो का उद्देश्य क्या है? रूसो का उद्देश्य यह बताना था कि, अभी रूसो अभी वही देखा था आपने, रूसो का क्या बताना था कि सभी बंधन नकारात्मक नहीं होते हैं ना। मतलब जितने भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे जंजीर होते हैं, रुकावट रहते हैं, बंधन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव नहीं होता है, और कई नेगेटिव नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। यदि समाज के नियम जनसामान्य की सहमति पर आधारित हो, तो वो मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकता है। अर्थात वो सही सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति नैतिक और सामूहिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। कभी कभी ये जरूरी भी होता है। अब मान लो कि आप कुछ गलत रास्ते में चले गए हैं, कुछ अलग उल्टा पुल्टा कर रहे हो। समाज का क्या काम होता है, नैतिक का, कानून का क्या काम होता है कि आपको सही रास्ता दिखाना, सही सही समझाना, ऐसे करना, वैसा करना, कड़ाई करना, ठीक है, ताकि आप सही लाइफ को सही तरीके से जी पाए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। नारीवादो सिद्धांत में मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो चलिए मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का देखते हैं। तो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट 18वीं शताब्दी की एक प्रमुख नारीवादी विचारक थी, जिन्हें आधुनिक नारीवादी का प्रवर्तक भी माना जाता है। आधुनिक नारीवादी की प्रवर्तक भी माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति स्त्रियों के अधिकार प्रतिपादन नारीवादी सिद्धांत की आधारशिला मानी जाती है, ठीक है। मतलब कि ये जो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है, वो नारी के बारे में सोचती है, नारी के सुधारक, नारी के रक्षा करने के लिए ये काम करती है। तो नारी की परिवर्तक, इसी को क्या कहते हैं? नारीवाद की परिवर्तक, है ना, आधुनिक। तो आधुनिक नारीवाद की परिवर्तक किसे कहा जाता है? वॉलस्टोनक्राफ्ट, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? स्त्रियों के अधिकार का प्रतिपादन, है ना। तो इन्होंने जो 1792 में ये किया, लॉन्च किया। नारीवादी सिद्धांत की आधारशिला मानी जाती है। और योगदान क्या है? इन्होंने मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने शिक्षा पर भी बल दिया। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने तर्क दिया कि महिलाओं की हीन स्थिति का मुख्य कारण शिक्षा की कमी है ना। उन्होंने पुरुषों के समान महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत की। मतलब जिस तरह से पुरुष शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसी प्रकार महिला भी कर सकती है। इस पर उन्होंने जोर दिया। ठीक, अगला है आपके सामने समानता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी जो है कि तार्किक और बुद्धिमान प्राणी है ना।
मतलब सही तरीके से वो सोच सकती है, उसके पास भी माइंड है, इसलिए उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। सही बात है। तो मतलब जो काम हम कर सकते हैं, वो काम वो भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? उन्हें भी हाथ है, उन्हें भी पैर है, उन्हें भी आँख है, तो वो भी क्यों नहीं कर सकती है? अगला है सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। मेरी मेरी का क्या कहना है कि उन्होंने उस धारणा का विरोध किया है, जहाँ महिलाएँ और केवल सौंदर्य और घरेलू घर कार्य तक सीमित है। अगला स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा दी। और इनके महत्व की बात करें, उनके विचारों ने आगे चलकर महिला अधिकार आंदोलन, शिक्षा सुधार और लैंगिक समानता की अवधारणा मजबूत हुआ। ठीक है। निष्कर्ष क्या समझेंगे कि मैरी वाल्स्टोनक्राफ्ट ने नारीवाद को बौद्धिक और तार्किक आधार प्रदान किया, जिससे महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष को नई दिशा मिली। अगला क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं के मुद्दे पर कोल्लोताई के योगदान का भी मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, अलेक्जेंड्रा कोल्लोताई 20वीं शताब्दी की एक प्रमुख मार्क्सवादी, नारीवादी विचारक और क्रांतिकारी नेता थी। उन्होंने महिलाओं के प्रश्न को वर्ग संघर्ष और समाजवादी परिवर्तन से जोड़कर देखा। इनका योगदान था ये आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया। कोल्लोताई का मानना था कि महिलाओं की वास्तविक मुक्ति आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही संभव है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के कार्य क्षेत्र में भागीदारी को आवश्यक बताया। दूसरा इसका योगदान रहा परिवार और विवाह की आलोचना। उन्होंने पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि यह महिला के शोषण का एक प्रमुख माध्यम है। सामाजिकरण का विचार। उन्होंने बच्चों की देखभाल, रसोई आदि कार्यों को सामाजिक जिम्मेदारी बनाने की वकालत की, ताकि महिलाओं पर बोझ कम हो। और अगला यौन स्वतंत्रता पर। उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत संबंधों में स्वतंत्र और समानता का क्या किया, समर्थन किया, है ना। तो महिलाओं जब चाहे महिलाओं अपने ये किसी के साथ अगर संबंध बनाए व्यक्ति से, तो वो संबंध अपने अकॉर्डिंग बनाए, ये नहीं कि जबरदस्ती वो बनाए ही संबंध। तो महत्व ये कि कोल्लोताई ने नारीवाद की केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि भी मजबूत किया। उनके विचारों ने समाजवादी नारीवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मार्क्स के मूल के श्रम सिद्धांत और शोषण पर उनके विचार की व्याख्या कीजिए। तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का क्या किया, विश्लेषण करते हुए मूल्य के श्रम सिद्धांत और शोषण की अवधारणा प्रस्तुत की। तो मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या कहता है समझिए। तो मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर लगे मानव श्रम से निर्धारित होता है। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में जितना सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम लगता है वह उसकी मूल्य का आधार होता है। मतलब हम अगर आपके लिए नोट्स पूरा शिद्दत से बना रहे हैं, ठीक है, दिन रात एक कर रहे हैं, तो वो नोट्स का डिजाइन सही दे रहे हैं, तो उसमें क्या भाई, तो उसका ये थोड़ी ना कि वो 15 में दे दूं, वो 10 में दे दूं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। फिर भी मैं ज़्यादा नहीं, आपका जो रेट है बहुत ही कम रेट ले रहा हूँ। आपको मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको इतना कम, हमारे अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट कोड का 200 से ऊपर लेना चाहिए नोट्स का, कि जितना टाइम लगता है, जितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे वर्क हैं, मान लो कि अगर टाइम दे रहा है भाई 2 घंटा, 2 घंटा के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉर्मल वर्क है ना, अगर 2 घंटा कोई मजदूरी कर रहे हैं, तो 2 घंटा के अकॉर्डिंग मिनिमम 400 रुपया उसका बनता है। मिनिमम 2 घंटा अगर काम करने का 400 बनता है ना। तो 2 घंटा के लिए 400 बनता है, तो ये 400 ना देकर आप 100 दे रहे हैं, तो ये तो फिर गलत है ना। तो इसीलिए इसी वर्क इन पर भी क्या किया, यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ही मार्क्स के अनुसार कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिसमें जितना पूंजी लगाया जाए, जिसमें जितना इन्वेस्ट किया जाए, उनका मूल्य भी उतना ही होना चाहिए।
ठीक है। तो लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक को उसके श्रम का पूर्ण मूल्य नहीं मिलता। ठीक है। तो ये कह रहे हैं उसके केवल मजदूरी दी जाती है जो उसके द्वारा उत्पन्न कुल मूल्य से कम होती है ना, वही बात है। और शोषण का सिद्धांत मार्क्स के अनुसार श्रमिक द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को अधिशेष मूल्य भी कहा जाता है, जिससे पूंजीपति अपने पास रख लेती है। ठीक है। अब कौन मूल्य? अधिशेष मूल्य। यही शोषण है। उदाहरण के लिए अगर एक मजदूर दिन भर काम करके जितना मूल्य पैदा करता है उसका एक हिस्सा उसी के वेतन के रूप में मिलता है, जबकि बाकी लाभ पूंजीपति लेता है। मतलब आपने क्या देखा, दिन भर मजदूरी किया भाई, दिन भर मजदूरी करके वो आप मान लो 1000 रुपया कमाया। 1000 का क्या कह रहे हैं कि एक ही हिस्सा, आप बताओ 1000 किया मतलब कि आप एक हिस्सा मतलब 6 हिस्सा काम किया, है ना। तो 6 हिस्सा काम किया, 10 हिस्सा काम किया। ठीक है। तो उसका एक हिस्सा वो ले रहा है, सिर्फ एक हिस्सा उसको दे रहा है जो दिन भर मजदूरी किया। तो 6 हिस्सा में अगर एक हिस्सा ही जो काम काम करने वाले मजदूर लेंगे और 5 हिस्सा वो लेंगे जो पूंजीपति है, तो ये तो फिर अन्याय है ना भैया। तो यही बात है। महत्व अ, महत्व क्या कि यह सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था की असमानता और अन्याय को उजागर करता है। इससे वर्ग संघर्ष की अवधारणा स्पष्ट होती है। अब मिल के अनुसार व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता की रक्षा का विश्लेषण कीजिए। तो ये मिल कौन है? मिल का पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल, जो 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख उदारवादी विचारक थे। तो मिल कौन थे? प्रमुख उदारवादी विचारक थे, जिन्होंने व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता की सशक्त क्या की वकालत की। तो व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता पर फोकस किया और उनकी प्रसिद्ध कृति स्वतंत्रता पर है ना, स्वतंत्रता पर में इन विचारों का विस्तृत वर्णन है। तो उनके जो प्रमुख कृति क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता। अब देखिए व्यक्तिवाद, इसके कोटिंग मिल के कोटिंग, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति और जीवन शैली के चयन की स्वतंत्रता होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे अपने अकॉर्डिंग जीवन जी सकता है, इस पे कोई भी जबरदस्ती है ना दबाव ना बना पाए। अर्थात यहाँ क्या कहा कि व्यक्ति अपने विकास और आत्म सिद्धि के लिए स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? निर्णय ले सके। स्वतंत्रता की रक्षा मिल के अनुसार हानि सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब उसका कार्य दूसरे को हानि पहुंचा। मतलब कि अगर कोई काम कर रहे हैं, सामने वालों को उस काम से नुकसान, बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है, तो वो फिर गलत है। अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वही किसी का ये हक नहीं बनता है उसको डिस्टर्ब करे। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इससे सत्य की खोज और समाज की प्रगति संभव है। इसकी क्या महत्व है? महत्व यह कि व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा मिला, लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा हुआ और सहिष्णुता और बहुलता को प्रोत्साहन मिला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जियां जाक रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध कृति में प्रतिपादित है। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को सीमित करके समाज और राज्य का निर्माण करता है। मुख्य विचार प्राकृतिक अवस्था और स्वतंत्रता। रूसो के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है। क्या कहते हैं कि जो रूसो क्या कहती है कि प्राकृतिक के अकॉर्डिंग जो मनुष्य स्वतंत्र है उनको जन्म से ही अधिकार मिला है कि वो स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से जिए। और यहाँ पे जन्म लेने के बाद उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम, ठीक है, कानूनी प्रॉब्लम। तो सामाजिक अनुबंध दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रता का भी त्याग कर सकता है और सामाजिक नियमों के अधीन होता है। तो मतलब कुछ स्वतंत्रता, जैसे मान लो जहाँ जहाँ मन तहाँ किसी को नुकसान पहुंचा देना, बिना मतलब कुछ कर लेना, तो वो उसके लिए
कानून उनके क्या करते हैं, उन पर रोक लगा देते हैं कि कहते हैं भाई नहीं, तुम कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते उल्टा-पुल्टा। मतलब तुम वही कर सकते हो जो ज़रूरी का है, जो जो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। नेक्स्ट है जनता की सहमति। राज्य की शक्ति का स्रोत जनता की सहमति होती है, ना कि राजा या शासक। समान इच्छा। समाज का सर्वोच्च हित वही है जो सामूहिक इच्छा के अनुरूप हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह सामूहिक भलाई के विपरीत ना हो। महत्व। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के लिए लोकतंत्र और कानून की आधारशिला रखी। यह सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और न्यायिक अवधारणा को मजबूत करता है। आज के आधुनिक राजनीतिक तंत्र और संविधान में इसकी झलक दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद से किस प्रकार भिन्न है? मतलब कि मिल का उपयोगितावाद क्या कहता है और बेंथम का जो है उपयोगितावाद क्या कहता है, समझिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी मिल का नाम सुनते ही समझोगे जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम जो है, दोनों ही उपयोगितावाद के क्या है स्टूडेंट्स, विचारक है। कौन? प्रमुख। परंतु उनके जो दृष्टिकोण है उपयोगितावाद का, वो अलग अलग है। तो बेंथम के अकॉर्डिंग सबसे अगर पहले देखें तो क्या बेंथम ने इसे संपूर्ण सुख दुख के आधार पर क्या किया, परिभाषित किया। उनका सिद्धांत था कि सबसे बड़ा सुख ही नैतिकता का आधार है। ठीक है, किसका? बेंथम का। उन्होंने सभी को सुखों का मात्रात्मक दृष्टि से मापा और सुख की मात्रा महत्वपूर्ण है, ये कहा। और मिल क्या कहते हैं? मिल के अकॉर्डिंग मिल ने बेंथम के मात्रात्मक दृष्टिकोण को मतलब कि बेंथम ने जो यहाँ पर मात्रात्मक दृष्टि से मापा, किसको? उपयोगितावाद को किसके अकॉर्डिंग मापा था? मात्रात्मक दृष्टि के अकॉर्डिंग। तो मिल ने क्या कहा? मिल ने कहा कि बेंथम के जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है, इनको क्या, इनको गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, मतलब वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो उपयोगितावाद ज्यादा सिद्ध होगा। उनका मानना था, किनका? मिल का, कि कुछ सुख जो होते हैं वो उच्चतर होते हैं। कुछ सुख जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्चतर होते हैं, जैसे कि बौद्धिक, नैतिकता और कलात्मक सुख। जबकि केवल शारीरिक सुख निम्नतर है। ठीक है, तो कुछ कुछ सुख क्या होना चाहिए? वो होना तो चाहिए, लेकिन सुख को देखते हुए हमें अपने शारीरिक सुख को भी देखना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं। इसमें आपने क्या समझा? जैसे कि ये मिल की अगर बात करें तो मिल कह रहा है कि अगर हम बेंथम के अकॉर्डिंग कि भाई जिससे लोगों का ज्यादा कल्याण हो, जिससे लोग ज्यादा सुखी रहे, वो सही है। लेकिन मिल क्या कह रहा है कि लोगों का सिर्फ सुख ही नहीं, सुख होने के साथ साथ उनके अंदर गुण भी होना चाहिए। तो मिल मात्रात्मकता को आगे बढ़ाते हुए उसमें ये मॉडिफाइड किया कि मात्रात्मक गुण को भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो सिर्फ सुख की मात्रा नहीं, सुख के साथ साथ उनमें अ, गुण भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने ये देखा कि बेंथम और मिल क्या थे? उपयोगितावाद के क्या थे? विचारक थे। ठीक है, तो उपयोगितावाद के विचारक थे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उपयोगितावाद समझ नहीं पाए होंगे। तो उपयोगितावाद ये है कि भाई इनमें बेंथम और मिल का ये कहना है कि वही काम सही जिससे सबसे अधिक लोगों का लाभ हो सके, सबसे अधिक लोग सुखी रह सके। ठीक है, लोगों को सबसे अधिक सुख मिले, वही काम सही। तो ये ही क्या कहता है? उपयोगितावाद, है ना। मतलब कि समाज में ऐसे कार्य हो जिससे ज्यादा लोग सुखी रहे, शांति रहे, है ना। और इसमें क्या है कि बेंथम के अनुसार कह रहे हैं कि ये वही कार्य सही जिसमें लोग अधिक सुख मिले। लेकिन उसी में मिल कह दिया कि सुख के साथ साथ क्या कि इसमें क्या सुधार, इसमें मिल ने सुधार किया कि कहा कि सुख की मात्रा के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। इसलिए बौद्धिक और नैतिक सुख को उन्होंने क्या किया? श्रेष्ठ माना। मतलब सिर्फ सुख ही नहीं, सुख के साथ साथ उसके अंदर गुण भी होना चाहिए। ठीक है,
तो ये हो गया। देखिए दोनों, बेंथम क्या कहते हैं कि सभी सुख समान, और मिल क्या कहते हैं कि उच्चतर और निम्नतर सुखों में अंतर। नैतिकता के अकॉर्डिंग अधिकतम सुख चाहिए बेंथम के अकॉर्डिंग, और मिल के अकॉर्डिंग कहता है कि अधिकतम तो चाहिए लेकिन सुखों का महत्व भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखा, मिल ने बेंथम के उपहितवाद को गुरुत्व और मानवतावादी दृष्टि दी। उन्होंने केवल सुख की मात्रा नहीं बल्कि सुख की गुणवत्ता को भी महत्व दिया, जिससे नैतिक निर्णय और बौद्धिक और नैतिक रूप से समृद्ध हुए। ठीक है, तो ये हो गया। मार्क्स की परिवर्तन की द्वंद्वात्मक पद्धति पर चर्चा कीजिए। कार्ल मार्क्स ने इतिहास और समाज के विकास को द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से समझा। इसे द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। इनके मुख्य विचार: वर्ग संघर्ष। समाज हमेशा दो विरोधी वर्गों शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष से चलता है। यह संघर्ष समाज में परिवर्तन और प्रगति का मुख्य आधार है, मुख्य कारण है। तो शोषक और शोषित कौन है? ठीक है, तो शोषक और शोषित में ये समझिए, शोषक वर्ग वह वर्ग होता है जो अपने धन, शक्ति या फिर पद का उपयोग करके दूसरों के लिए अधिक काम करवाता है। ठीक है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरे लोगों से, और उचित हक नहीं देता। ठीक है, तो शोषक कौन होते हैं? जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, पूंजीपति होते हैं। ठीक है, तो शोषक क्या समझे? मालिक होते हैं, राजा होते हैं। और जो शोषित होते हैं, शोषित बेचारा गरीब लोग होता है, मजदूर किसान होता है, जो मेहनत करता है, उसे श्रम का सही फल नहीं मिलता, सही पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएंगे? शोषित वर्ग में मजदूर आएंगे, किसान आएंगे, और गरीब श्रमिक आएंगे। तो ये है, आपने क्या देखा? तो इन दोनों के बीच संघर्ष चलता है, और यह संघर्ष समाज में परिवर्तन और प्रगति का मुख्य कारण है। अगला, परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता मार्क्स के अनुसार समाज स्थिर नहीं रहता है ना। परिवर्तन की आवश्यकता क्या, कि मार्क्स के अनुसार कह रहा है कि समाज जो है कि वो स्थिर नहीं रहता, बल्कि अंतर विरोध और संघर्ष कारण लगातार बदलता रहता है। मतलब कि जो शोषक वर्ग होते हैं और शोषित वर्ग होते हैं वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में वर्तमान मौजूदा सामाजिक व्यवस्था, विपरीत शक्ति विरोधी या फिर वर्ग क्रांति, संलयन व संघर्ष के परिणाम स्वरूप नई सामाजिक व्यवस्था। और आर्थिक आधार क्या, कि यह परिवर्तन हमेशा उत्पादन संबंधों और आर्थिक ढांचे से प्रभावित होता है। महत्व देखिए, यदि यह पद्धति समाज की विकास प्रक्रिया और इतिहास को समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है। इसके आधार पर पूंजीवादी समाज में शोषण और संघर्ष को समझा जा सकता है। भविष्य में समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था की नींव की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, उपयोगिता सिद्धांत के संदर्भ में न्याय और अधिकारों की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो उपयोगिता सिद्धांत का मूल आधार किसी भी क्रिया और नीति का मूल्य सबसे अधिक सुख और बहुत कम दुख पैदा करने की क्षमता से मापा जाता है। यह दृष्टिकोण से न्याय और अधिकार की अवधारणाएं भी समझी जा सकती है। तो उपयोगिता में क्या कहता है कि मनुष्य को सुख के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, दुख उन्हें बहुत परेशान करते हैं। न्याय के संदर्भ में अगर देखा जाए, उपयोगितावाद के अनुसार न्याय का मूल उद्देश्य सर्वाधिक सामाजिक लाभ सुनिश्चित करना है ना। न्याय केवल कानून का पालन ही नहीं बल्कि समाज सुख और भलाई बढ़ाने वाली नीतियों और नियमों के निर्माण में निहित है। उदाहरण: समान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सर्वाधिक सुख के लिए न्यायपूर्ण मानी जाती है ना। और अधिकारों के संदर्भ में अगर देखा जाए, अधिकारों का मूल्य तब है जब वे व्यक्तियों और समाज के लिए सुख और कल्याण में योगदान दे।
व्यक्तिगत अधिकार जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार समाज में सामूहिक भलाई बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। मिल और बेंथम ने इसे अलग-अलग तरीके से समझाया। बेंथम ने अधिकार केवल उपयोगितावादी दृष्टि से मान्य है। मिल के अनुसार अधिकारों की रक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उच्चतर सुख निश्चित करते हैं। महत्व उपयोगिता सिद्धांत से न्याय और अधिकारों की व्याख्या सामाजिक भलाई और सार्वधिक सुख पर आधारित है। इससे समाज में समान अवसर और नैतिक निर्णय लेने में संभव होता है। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन तक एक्सप्लेन जो भी कर दिया और ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी इजी ही लैंग्वेज में लिया गया है। ठीक है? यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 11 से लेके मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो को रोक-रोक कर इसकी प्रिपरेशन आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर देखिए इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग नोट्स व्हाट्सएप से परचेज़ कर लीजिए, आप वीडियो को रोकना नहीं चाहते हैं तो। ठीक? तो मुझे टाइम अभी देखिए सभी स्टूडेंट को थोड़ा-थोड़ा देना है टाइम, इसीलिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन समझा दिया, बाकी आप लोग समझ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को रोकिए, ईज़ी लैंग्वेज में बनाया गया है, इसे समझिए या फिर नोट्स आप लोग परचेज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 रूसो के अनुसार समाज किस प्रकार असमानता उत्पन्न करता है? व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 15 में है जे.एस. मिल के अनुसार विवाह किस प्रकार समाज में महिलाओं की प्राधीनता में योगदान देता है? 16 नंबर में है लैंगिक असमानता पर अलेक्जेंड्रा कोल्लोताई के विचारों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत अन्य प्रकार के भौतिकवाद से किस प्रकार भिन्न है? 18 मेरी वाल्स्टोनक्राफ्ट के अनुसार समाज में अ, महिलाओं के बारे में चर्चा ये करना है भाई, महिलाओं की समस्याओं के बारे में बताना है और एसएस की अधीनता के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक क्या है ये भी बताना है। अब देखो ये 19 नंबर के बाद आपको टिप्पणी दिया गया है संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स जिसे बोलते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब आपको 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन दिखा रहा है प्रबोधन, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रबोधन समझ लीजिएगा। क्या है प्रबोधन? रूसो का राष्ट्रों का संघ। ठीक है, राष्ट्रों का संघ। एग्जाम में सब पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इनमें से जितने भी मैं दिया हूँ इनमें से कोई ना कोई आपके टिप्पणी में है ना, दो तीन जो भी दो ही तो आपको करना है इसमें से, और दो दो चार अगर करना चाहे तो वो भी तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया उतना जितना आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिम साम्यवाद। घ नंबर में गृह कार्य का समाजीकरण। आधुनिकता। महिलाओं की अधीनता। ये सभी जो है कि आप जो देख रहे हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। छोटा-छोटा मैंने आपको दिया है ताकि आप समझें और इसको ये टिप्पणी को 1.5 से 2 पेज में आप कोशिश करें अपने मन से अपने शब्दों में आंसर देने का, ठीक है? खुद से। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये मैंने कंप्लीट बीपीएससी का बीपीएससी 113 का मैंने कंप्लीट क्या करवाया? क्वेश्चन आंसर करवाया। ठीक है? तो आप लोग ये पीडीएफ परचेज़ कर लीजिए। बहुत ही ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और चैनल में न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। नोट्स जाके परचेज़ कर लीजिए व्हाट्सएप से। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।
जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।